तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूलर्स थ्योरम। स्टेटमेंट इज if a be any integer, if small a be any integer and n greater than 0 be an integer, यानी n is a positive integer, n greater than 0 be an integer such that GCD of an is 1। दैट मीन्स बहुत सारे लैंग्वेज है मैथ्स में, या तो आप बोल सकते हो दे आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स या को प्राइम नंबर्स। तो ए और एन का जीसीडी 1 होना चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम a to the power phi n is congruent to 1 mod n। phi n निकालना सबको याद है? phi n हम लोग कैसे निकालते हैं, याद है ना? Yes or no? Value of phi 12? मैम 4। 4। बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो वैल्यू याद भी हो जाना चाहिए आपको, जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। सो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट थ्योरम है। n से अगर आप a टू द पावर phi n को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। इस प्लेस में जो नंबर होता है दैट मीन्स रिमाइंडर। तो आप देख सकते हो a का पावर phi n, तो phi आप 3600 भी निकाल चुके हो, phi 420 भी निकाल चुके हो, phi 120 भी निकाल चुके हो। तो अगर a और n का जीसीडी 1 है तो a टू द पावर phi n को अगर हम लोग n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। दिस इज योर यूलर्स थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। आपके सिलेबस के लिए तो स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आता है, आएगा भी तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आएगा। सो इसको पहले हम लोग n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो इफ n इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? इफ n इज इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ a कोई भी इंटीजर है और n मान लेते हैं जीसीडी 1 होगा। ठीक है, n को 1 फिक्स करेंगे, a को अगर 1 भी लेते हैं तो 1 और 1 का जीसीडी ऑफ 1 एंड 1 मैम 1 ही आएगा ना। तो यानी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, a कोई भी इंटीजर है और n इक्वल टू हमने 1 लिया है, तो आपका जीसीडी हर एक केस में 1 ही आएगा। यस और नो? आएगा ना जीसीडी 1? ना टाइम 2 1 का जीसीडी निकालिए, 3 1 का निकालिए, 4 1 का निकालिए, जीसीडी क्या आएगा? 1 नहीं आएगा ना। यानी ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, a और n का जीसीडी 1 है। तो व्हाट अबाउट phi n? अगर n 1 है तो phi 1 का वैल्यू कितना होगा? एनीवन बताइए, phi 1 क्या होना चाहिए? 1 मैम। phi 1 का वैल्यू 1 ही होता है। ठीक
ठीक है, 1 से छोटा और इक्वल टू नंबर जो 1 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, तो आप 5 1 का वैल्यू 1 लोगे। तो व्हाट अबाउट a टू द पावर 5n? अगर n 1 है तो a टू द पावर 5 1 हो गया, विच इज a टू द पावर 1 यानी a। तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है? a is congruent to 1 mod 1, is it right? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? Yes, ma'am. 1 तो सारे नंबर को डिवाइड करता है ना, इसका तो यही मतलब है 1 डिवाइड्स a माइनस 1। तो 1 सारे नंबर्स को डिवाइड करता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लियरली a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 1, हेंस द थ्योरम होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली वर्ड डाल देंगे, क्लियरली a इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 1, हेंस द थ्योरम होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम लोग दूसरा केस लेंगे, when n is greater than 1। ठीक है, इक्वल टू 1 के लिए तो होल्ड कर रहा है, तो n अगर हम लोग ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, तो आप एक सेट बनाते हो फाई n निकालने के लिए, जो हमने पूरा प्रोसेस से किया था फाई 12 निकालने के लिए। क्या किया था हमने? पूरा जो डेफिनेशन है उसको फॉलो करते हुए फाई 12 निकाला था। तो स्टेप क्या था हमारा? एनीवन रिकॉल करके बताइए। सबसे पहले हमने सेट बनाया था ना, अप टू Yes, ma'am. अप टू व्हाट? M minus 1. तो फाई 12 निकालना चाह रहे हैं, तो हमने 11 तक का सेट बनाया था। तो थ्योरम में जो हम लोग प्रूफ करते हैं उसमें प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, उसको फॉलो करते हैं। तो ये काम किया था, तो इसको अभी हम लोग, क्योंकि हमारे पास n कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग सिंबल्स में लिखेंगे। तो इसलिए मान लिया गया है लेट a1 a2 डॉट 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 a phi n, a1 a2 a phi n be the positive integers less than n, be the positive integers less than n and relatively prime to n। ठीक है, उसमें से जो जो रिलेटिवली प्राइम है उसको निकाल लिया गया और उसका नाम दिया गया a1 a2 a phi n। तो these are the numbers which are less than n and relatively prime to n। that is in short हम लोग लिख सकते हैं ai और n का जीसीडी 1 होगा। i का वैल्यू क्या है? अगर ai से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो i कहां से कहां तक वेरी करेगा? Ma'am, 1 to 5n. 1 से लेकर phi n तक। ठीक है, तो हमने 0 से 11 तक का सेट बनाया हुआ था फाई 12 निकालने के लिए। इसमें से आप जो जो रिलेटिवली प्राइम है उसको अलग करोगे। यही 4 नंबर आए थे ना, विच आर रिलेटिवली प्राइम टू 12। तो इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं a1 a2 a3 a4। तो क्योंकि फाई 12 का वैल्यू 4 था, तो आप देख रहे हो 4 को हम लोग फाई n करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितना फाई n होगा उतना ही आपको रिलेटिवली प्राइम नंबर्स मिलेंगे। तो इसीलिए हमने a1 a2 a phi n तक के नंबर्स लिए हैं विच आर लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। अब एक प्रोडक्ट कंसीडर कर लिया जा रहा है, एक नया सेट कंसीडर किया जा रहा है, जिसमें हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया है a1 a2 a phi n को।
तो वी कंसीडर AA1, AA2, AA5N। ठीक है, ए कोई भी नंबर हो सकता है। सो अब आप सोच के बताइए, क्या ये दोनों नंबर्स, ये सारे नंबर्स जो हमने लिखे हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे या अलग अलग होंगे? AA1, AA2, AA5N तक के जितने भी नंबर्स लिए हैं, कोई दो सेम हो सकता है या सारे अलग अलग होंगे? क्या लगता है आपको सोच के? मैम अलग होंगे। यस, अलग अलग होंगे। ये नंबर्स आपके पास A1, A2, A3, A4 है। इसको मान लीजिए कोई एक नंबर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो इट इज 2, 10, 14 एंड 22। तो आपको दिख रहा है क्लियरली सारे नंबर्स अलग अलग हैं, तो ये इनकॉन्ग्रुएंट होगा। लिख दिया गया है AAI इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू AAJ mod n। क्योंकि आप ऐसे बोल रहे हो तो थोड़ा सा हम लोग इसको प्रूफ करके भी दिखा देते हैं कि ये क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। आपको लग रहा है कि हाँ नहीं होगा, लेकिन एक हम लोग इसका प्रूफ भी दे देंगे। तो मान लिया गया है कि अगर हम लोग AAI और AAJ को कॉन्ग्रुएंट मानते हैं तो क्या कंट्राडिक्शन आएगा? फॉर इफ, यानी अगर AAI is congruent to AAJ mod n, तो क्या हो जाएगा? n divides AAI minus AAJ, that means n divides A कॉमन निकाल सकते हो, AI minus AJ। A दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? यूक्लिड्स थ्योरम याद है? मैम n डिवाइड्स a and n डिवाइड्स a minus j। एंड मैम और आइदर A और AI माइनस AJ को डिवाइड करेगा। अब बताइए, क्या n A को डिवाइड कर सकता है? नो मैम। क्यों? मैम क्योंकि GCD 1 है। GCD 1 है, तो हम लोग लिख देंगे, यहाँ से आपको मिलेगा n डिवाइड्स AI माइनस AJ एज A n का GCD 1 है, तो n डज नॉट डिवाइड्स A। तो किसी एक को डिवाइड करना चाहिए तो AI माइनस AJ को डिवाइड करेगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा AI इज कॉन्ग्रुएंट टू AJ मॉड n। क्या ये पॉसिबल है? ये चारों नंबर आपस में इक्वल है? क्या A1, A2, A3, A4 इक्वल है? नो मैम। सारे अलग अलग नंबर्स हमने लिए हैं, तो ये एक कंट्राडिक्शन आ गया। कंट्राडिक्शन आ गया, क्यों आया? क्योंकि हमने AAI इज कॉन्ग्रुएंट टू AAJ ले लिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो AAI इज इनकॉन्ग्रुएंट टू AAJ मॉड n हो गया। नाउ अब हम लोग मान ले रहे हैं कि AA1 को अगर हम लोग n से डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, बचेगा ना? तो हमने मान लिया अगर कि AA1 को अगर हम लोग n से डिवाइड करते हैं तो A1 डैश कोई नंबर है, जस्ट हम लोग उसका नाम दे दे रहे हैं, A1 डैश एक रिमाइंडर बचेगा। उसी तरह अगर AA2 को डिवाइड किया गया
तो A2 डैश एक रिमाइंडर बचा n से एंड सो ऑन AA5n को हमने डिवाइड किया तो AN डैश एक रिमाइंडर बचा, ये हमने मान लिया है अभी। अब आप बता सकते हो कि ये रिमाइंडर्स क्या क्या होने चाहिए? एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए A हमने 2 पिक किया है, यही सारे नंबर्स आपका A1 A2 A3 A4 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 का 14 हो गया, इसका 22 हो गया। अब इसको फिर से आप n से डिवाइड कर रहे हो, n क्या लिया है हमने इस एग्जांपल के लिए? n क्या है इस एग्जांपल के लिए? n क्या है बताइए? ग्रेटर देन 1। कितना है? ग्रेटर देन 1 नहीं है, ये एग्जांपल जो मैं बना रही थी इसके लिए n कितना है? 4। n तो 4 नहीं है। फाइव n इज 4, n कितना है? 12। मैम 12। 12 है ना। तो AA1 AA2 AA3, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम और आएगा, A और N का GCD 1 होना चाहिए, तो A को हम लोग 2 नहीं ले सकते, A को क्या लेना होगा? है ना, यूलर थ्योरम के लिए कंडीशन है A और N का GCD 1 होना चाहिए, तो A को 2 नहीं लेंगे, क्या ले सकते हैं? कुछ और वैल्यू बताइए जिसके लिए मैम 12 के 5। साथ 5 ले सकते हैं। So 5 into 1 is 5, 5 into 5 is 25, 5 into 7 is 35 and 5 into 11 is 55। कंडीशंस भी आपको ध्यान रखने होंगे, तब आपको एग्जांपल समझ में आएगा। नाउ डिवाइड दिस नंबर्स बाय 12 और रिमाइंडर्स क्या आ रहा है बताइए? n से छोटा नंबर को डिवाइड नहीं करते हैं, आपको पता होना चाहिए। n से जो बड़े नंबर होंगे उसको आप डिवाइड करोगे n से, और क्या रिमाइंडर आ रहा है बताओगे। तो केवल 5 छोटा है तो 5 को एज इट इज रखेंगे, 25 को डिवाइड कीजिए n यानी 12 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 35, 11। 55, 5। कितना? मैम 5। 5, 5 कैसे आएगा? मैम 7। 7 आना चाहिए, यस आ रहा मैम। है? तो आप थ्योरम को इस तरह से समझ सकते हो। तो थ्योरम में आगे लिखा हुआ था where A1 dash A2 dash and A5n dash जो हमने नंबर्स लिए हैं, they are nothing but R, लैंग्वेज में लिखे R A1 A2 डॉट 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 A5n, यही सारे नंबर्स हैं, लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है, उसी ऑर्डर में नहीं मिला है। तो आप देख रहे हो, इसी को हमने मान लिया था A1 डैश A2 डैश A3 डैश एंड A4 डैश। तो ये अलग अलग नंबर्स तो नहीं है, A1 A2 A3 A4 ही है, लेकिन आप देख रहे हो ऑर्डर चेंज हो गया है।
A1 डैश और A1 सेम हो ये जरूरी नहीं है, A2 डैश और A2 सेम हो ये जरूरी नहीं है, A3 डैश और A3 सेम हो ये जरूरी नहीं है। तो ऑर्डर इधर उधर हो गया है, बट दे आर द सेम नंबर्स। तो आपको पता है अगर नंबर सेम है तो दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है ना। 1 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 कीजिए या 5 इंटू 1 इंटू 11 इंटू 7 कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट तो दोनों सेम आएगा। Yes, ma'am. तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो स्टेटमेंट लिखा है आपने कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, इसको कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करने के बाद वहां पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग द अबव कॉन्ग्रुएंस रिलेशन कॉलम वाइज। क्या मिल जाएगा, AA1 into AA2 dot 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 AA5N is congruent to A1 dash into A2 dash A5N dash mod n। लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कीजिए। A कितने टाइम्स है, A इंटू A इंटू A इंटू A इंटू A हुआ है, कितने टाइम्स है, Ma'am, N 5 n times. times. A 5n टाइम्स। बच क्या जाएगा, A1 A2 A5n is congruent to A1 dash into A2 dash into A5n dash mod n। अब ये दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में आप A1 डैश A2 डैश A5n डैश को A1 इंटू A2 इंटू A5n से रिप्लेस कर सकते हो, एंड दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ A5n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। क्लियर है, ये जो लैंग्वेज आपने लिखा है वेयर A1 डैश A2 डैश AN डैश आर नथिंग बट A1 A2 A5n, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लोग राइट साइड में A1 डैश A2 डैश A5n डैश को रिप्लेस कर देंगे A1 A2 AN से। A5n is congruent to A1 into A5n mod n। ये जो आपने रीजन लिखा है इसको भी कुछ नंबरिंग दे सकते हो समझाने के लिए, और लिख सकते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन है उसका कि दोनों सेम नंबर्स हैं तो दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, इसलिए हमने रिप्लेस कर दिया है, फिर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विथ A to the power phi n is congruent to 1 mod n। इसका मैं एक एप्लीकेशन कर रही हूँ, बाकी कुछ और क्वेश्चंस आपको बुक में मिले तो आप बना सकते हो किस तरह से इसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स in the decimal representation of 3 to the power 100। Find the last 2 digit in the decimal representation of 3 to the power 100। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको 3 टू द पावर 100 का बनाना है और उसका लास्ट 2 डिजिट बताना है, क्या आएगा।
तो डेसिमल के बाद जो दो प्लेस लिखते हैं, अगर आप उसको फ्रैक्शन में लिखो तो क्या बनेगा? 23.23 है मान लीजिए। तो पॉइंट के बाद का जो दूसरा नंबर है यानी 23.23, तो 3 को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो हम लोग क्या लिखते हैं? ट्वेंटी 3.23, इस 3 को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या लिख पाएंगे? 3/100. 3/100 लिखते हैं ना। 20 प्लस 3 प्लस 2/10 प्लस 3/100, इस टाइप का। तो यही मतलब है इसका। तो आपका जो क्वेश्चन है दैट इज नथिंग बट, तो यहाँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही स्टार्ट किया गया है। द गिवन प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर टू विच 3 to the power 100 is congruent to modulo 100। मॉडुलो 100 मीन्स हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा नॉन नेगेटिव, नेगेटिव रिमाइंडर्स हम लोग नहीं फाइंड आउट करते हैं, जो नॉन नेगेटिव नंबर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा लिखा गया, क्लियर हो गया? 100 ही क्यों लिए हम लोग? समझ में आ गया ना? सेकेंड प्लेस है इसीलिए। तो हम लोग ट्राई करते हैं क्योंकि 100 बहुत बड़ा नंबर है। आप अगर इजी मेथड में जाओगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम आप देख सकते हो एप्लीकेबल है कि नहीं। तो फॉर्मेट लिटिल थ्योरम के लिए क्या होता है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मेट लिटिल थ्योरम किसी को याद है? इतना जल्दी तो नहीं भूलना चाहिए। फॉर्मेट लिटिल थ्योरम इज a to the power p minus 1 is congruent to 1 mod p, यही है ना? Yes, ma'am. ये सब याद करते जाना है, भूलना नहीं है। सो a और p का जीसीडी होना चाहिए 1, these are the condition, and p should be prime। तो आप मॉड 100 ले रहे हो, तो 100 तो प्राइम नंबर नहीं है। मॉड p होना चाहिए फॉर्मेट नंबर के लिए, p शुड बी प्राइम। तो हम लोग मॉड 100 ले रहे हैं, 100 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग फॉर्मेट लिटिल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा, आप यूलर्स थ्योरम पढ़ रहे हो तो पहले उसका कंडीशन चेक करना होगा, यूलर्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। तो यूलर्स थ्योरम के लिए क्या करना है आपको? कंडीशन क्या है? कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है ये पता चल जाएगा तो यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो यूलर्स थ्योरम का कंडीशन क्या है? अभी जस्ट कराया है मैंने, जल्दी बताइए कंडीशन क्या होना चाहिए? मैम ए और एन का जीसीडी 1। ए और एन का जीसीडी 1 होना चाहिए। ए का क्या है यहाँ पे? मैम A3। A3 है, एन 100। क्या ए और एन का जीसीडी 1 आ रहा है? यस मैम। Yes, आ रहा ma'am. है, तो हम लोग यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यूलर्स थ्योरम इज a to the power 5n is congruent to 1 mod n। तो आप पहले 500 का वैल्यू बताइए। है ना, किस तरह से लिखना है ये आपके पास है नोट्स में, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मुझे 500 का वैल्यू बताइए।
अगेन इतना टाइम 540 40 500 is 40. So according to Euler's theorem ये स्टेटमेंट आप लिखोगे तो आपको मिल जा रहा है 3 to the power 40 is congruent to 1 mod 100. यानी 3 to the power 40 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे, नॉर्मली डिवाइड करना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम लोग यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर दें तो आपको बोला जा रहा है 3 to the power 40 को अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। अब हमारा पावर तो 3 to the power 40 नहीं है, हमारे पास है 3 to the power 100। तो 100 को हम लोग क्या करेंगे, 40 के मल्टीपल्स में ब्रेक करेंगे, क्योंकि 3 to the power 40 आपको मिल चुका है इस कॉन्ग्रुएंट टू 1। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो 100 को 40 से डिवाइड कीजिए और बताइए क्या बन रहा है। हंड्रेड कैन बी रिटन एज 3 to the power 40 into 2 plus 20 2 plus 20। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट का साइन ले लें तो मॉड n हम लोग यानी मॉड 100 लिखते जा सकते हैं। तो इट इज 3 to the power 40 का स्क्वायर इनटू 3 to the power 20 मॉड 100। 3 to the power 40 तक को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा ना। यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग 100 से डिवाइड करने से 3 to the power 40 से रिमाइंडर 1 मिलेगा, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब 3 to the power 20 का वैल्यू तो आपको याद होगा नहीं, तो 20 को हम लोग और ब्रेक करेंगे। 20 को क्या लिख सकते हैं, 3 to power 5 into 4. 5 into 4 बहुत तरह से ब्रेक हो सकता है, जिससे आपको इजीली कैलकुलेशन हो जाए वो काम आपको करना है। So 3 to the power 100 is congruent to 3 to the power 5 into 3 to the power 4। 3 to the power 5 याद है सबको, वैल्यू ऑफ 3 to the power 5 मैंने कहा था याद कर लीजिए, ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 to the power 5 243, ma'am. 243 243। और इसको और अच्छा से ब्रेक किया गया है, तो 5 into 4 को अलग अलग ना करके दो बार आपको वैल्यू नहीं निकालना पड़े, तो 3 to the power 5 का पावर 4 लिख सकते हैं, या अलग अलग भी कर सकते हो दोनों से, जिससे इजी हो जाए आपका कैलकुलेशन। तो इट इज 3 to the 243 आ रहा है, और 3 to the power 4 इज 81 अलग अलग करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देखती हूँ। तो ये वैल्यू को हमने डिवाइड किया 100 से, रिमाइंडर क्या आ गया, देखते हैं आंसर डिफर करता है या सेम आता है। 100 से डिवाइड करेंगे 43 को, तो 243 को, तो 43 इज द रिमाइंडर। एक कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, 81 into 43 अगर निकाल पाए तो, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जा रहा है ना, तो बेटर होगा इसका हम लोग पावर ही करके बनाते हैं, उसमें कैलकुलेशन कम हो रहा है, जिसमें से आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़े। यहाँ पे आपको 81 into 43 करना पड़ेगा, ऐसे भी कर सकते हो अगर ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है तो।
81 इंटू 43 करके फिर 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दीजिए। टाइम लगेगा, अदरवाइज थोड़ा और सिंपल तरीका में जाएंगे जहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है ना, बहुत सारा तरीका है। तो ये जो 3 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 4 आया था, इसको ऐसे लिख दिया गया, तो ये आ जा रहा है आपका। उस तरीका से भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। 81 इंटू 43 निकाल के फिर 100 से डिवाइड कर दीजिए, और इस तरीका से जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन ज्यादा नहीं हो रहा है। यहाँ पे फिर भी 43 का स्क्वायर आपको निकालना ही होगा अगर याद नहीं है तो 43 का स्क्वायर इज, तो बेटर है आप वैसे भी जा सकते हो जिसमें कैलकुलेशन कम पड़े। स्क्वायर ऑफ 43 1849। 1849। 1849। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, मैं उस प्रोसेस को भी चेक कर देती हूँ जिससे ज्यादा कम टाइम में बनेगा और सेम आंसर आ रहा है तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ भी 49 रिमाइंडर बचेगा 100 से डिवाइड करने से, तो ये थोड़ा लेंदी हो रहा है। 49 का स्क्वायर फिर आपको निकालना पड़ेगा, विच इज 2401 समथिंग आ रहा है। ये प्रोसेस जो बताया गया है वो अब मैं आपको बता रही हूँ, सब में कॉन्ग्रुएंट का साइन होगा, तो द रिमाइंडर विल बी 01। लास्ट 2 डिजिट बोला था इसलिए 2 डिजिट तक हम लोग लिखेंगे, तो 01 यही आपको लिखना है। 01 इज द रिमाइंडर। और अगर हम लोग उस तरीका से जाएं तो मुझे लगता है थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया था, इट इज 3 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 4। एक तरीका ये है, मैं दूसरा तरीका ट्राई कर रही हूँ। तो ये हमारा मिला था 3 टू दी पावर 5 इज 243 एंड 3 टू दी पावर 4 इज 81। 81। देख लीजिए जिसमें और सेम आंसर आ जाएगा तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो 43 इंटू 81 कितना आ रहा है? 43 इंटू 81 मैम 3483। ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं होना। लेकिन 100 से डिवाइड करने से यहाँ रिमाइंडर आपका 83 आ जा रहा है ना। मैम ये है क्या? इसको मॉड 100 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 83 आ जाएगा। 83 तो हमारा आंसर नहीं है। अच्छा ठीक तो है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ऐसे भी तो बन जाना चाहिए। मैम हम्म 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 4 है, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर तो ऐड होता है ना। हम्म अच्छा वहां पे मैंने मिस्टेक किया। हाँ तो ऐसे लिख ही नहीं सकते हैं, ये सही दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसे तो लिखाएगा ही नहीं ना, यहाँ तो पावर 9 आ रहा है, हम लोग 20 को ब्रेक किए हुए हैं। 20 को 5 इंटू 4 लिखे थे, लेकिन उसको हम लोग 3 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 4 नहीं लिख सकते हैं, राइट। यहाँ से 3 का पावर 9 हो जाएगा, इसीलिए इस तरीका से आंसर नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन यहाँ कम था इसलिए मैं सोच रही थी ऐसे प्रोसीड करें, तो ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन आपको मिल रहा है यूलर थ्योरम से रिलेटेड तो कीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विल्सन थ्योरम।
कॉपी में सारे लोग लिख के रखिएगा, विल्सन थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ विल्सन थ्योरम।